डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यानी हम सीएफटी देखेंगे स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस की। अभी तक हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए, हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएफटी ऑफ टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 लिगेंड है 1 to 6 और बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, अब अगर इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन आता है, डिस्टॉर्शन मतलब इसमें अगर कोई चेंज आता है, सपोज लिगेंड्स डिफरेंट है या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्सेस है ना वो भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें ये 6 के 6 लिगेंड्स का जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो मैं बोलूँगा ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। लेकिन अगर मेरे पास में इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 लिगेंड तो है, एक सेंट्रल मेटल एटम भी है, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। जैसे ये दो बॉन्ड लेंथ्स अगर मैं देखूँगा, ये L1 और L2 की ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा कि दीज आर इलोंगेटेड बॉन्ड्स, जबकि ये 2, 3, 5 और 6 दीज आर कंप्रेस्ड बॉन्ड्स, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो उस सूरत में हम इसको टेट्रागोनल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं कहते, इसको कहते हैं हम टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स है या डिविएटेड कॉम्प्लेक्स है, डिविएटेड फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। समझ में आया? अब अगर मैं ये लिगेंड पूरे निकाल दूं, सपोज ये भी इलोंगेट इतने कर दूं कि ये बाहर निकल जाए, यहाँ से ये निकाल दूं, यहाँ से ये निकाल दूं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये जेड एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस पे पूरे लिगेंड्स बाहर हो जाते हैं। ठीक, बाहर हो जाएंगे और हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, एक स्क्वायर और प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड सिर्फ 4 रह जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो एक्सियल लिगेंड्स या अलोंग जेड एक्सिस जो लिगेंड्स है वो हमने निकाल दिए। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे लिगेंड तो है, लेकिन जेड एक्सिस पे वो लिगेंड्स का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, यानी L1 और L2 जो दीज आर लॉन्गर बॉन्ड्स। और स्क्वायर प्लेनर में क्या फ़र्क है इसकी कंपैरिजन में? स्क्वायर प्लेनर में जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड हमने पूरे निकाल दिए। समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये फ्लैट मॉलिक्यूल बन गया, फ्लैट मॉलिक्यूल। ठीक, अब देखो ये कंप्रेशन जो ना, या ये जो एलोंगेशन है, ये एलोंगेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी, लेकिन फिलहाल हम जेड एक्सिस पे समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि अलोंग जेड एक्सिस हमने लिगेंड्स को दूर कर दिया मतलब अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, यानी L1 और L2 के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम होगा। तो अलोंग जेड एक्सिस यहाँ पे रिपल्शन कम होगा। दूसरा, ये जब दूर जाएगा तो इन लिगेंड्स का भी, इस लिगेंड का और इस लिगेंड का जो रिपल्शन है, इंटर लिगेंड रिपल्शन, वो भी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये लिगेंड नज़दीक आ सकता है, ये इधर आएगा नज़दीक, ये भी नज़दीक आ सकता है, ये भी नज़दीक आ सकता है, ये भी नज़दीक, और ये दोनों दूर जाएंगे। ठीक है, जितना लिगेंड दूर होगा उतना उस लिगेंड का मेटल के साथ में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और उतना उन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें इस जेड एक्सिस पे रिपल्शन कम है, यहाँ पे तो रिपल्शन है ही नहीं, इसमें रिपल्शन है ही नहीं स्क्वायर प्लेनर में। बात समझ में आ गई? तो वी कैन से अलोंग जेड एक्सिस, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, अलोंग जेड एक्सिस देयर इज लेस रिपल्शन है तो एनर्जी भी कम हो जाएगी, देयरफॉर दे विल हैव लोअर एनर्जी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये L1 और L2 को लंबा करना, इसको बोलते हैं एलोंगेशन प्रोसेस। ठीक, इसी तरह अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे आएंगे तो देयर इज नो लिगेंड अलोंग जेड एक्सिस, तो इनकी जो एनर्जी है वो भी वेरी लो हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्रामेटिकली इस एनर्जी का क्या हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे
एक डी एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट लिया, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट लिया मैंने, उसमें 5 डी सब शेल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, ये। और ये मान लो अभी डिजेनरेट स्टेट में, यानी ये सब के सब सेम एनर्जी लेवल में है, ठीक। उसके बाद में मान लो यहाँ पे इसमें लिगेंड्स नज़दीक आ रहे हैं और ये हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में अब ये बना रहा है सपोज Ml6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमें मालूम है स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग होगी सबसे पहले, यानी T2G अलग और EG अलग। T2G में कौन कौन सा ऑर्बिटल आता है, इसमें आता है DXY, DYZ और DZX। और EG में कौन कौन सा ऑर्बिटल जाता है ऑक्टाहेड्रल में, इसमें जाता है DX2, Y2 और DZ2, यही दो जाते हैं ना, शाबाश। तो मैं बोलूँगा यहाँ तक जो ना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये सिचुएशन हो जाता है। अब सपोज हमने अलोंग जेड एक्सिस लिगेंड्स को दूर कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, अलोंग जेड एक्सिस हमने लिगेंड्स दूर किए, तो अलोंग जेड एक्सिस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। अगर रिपल्शन कम हो गया तो अलोंग जेड एक्सिस या नियर जेड एक्सिस जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है। तो फिर DX2, Y2 और DZ2 पहले सेम एनर्जी लेवल में थे, लेकिन अगर हम Z अलोंग जेड एक्सिस लिगेंड को लंबा करेंगे, एलोंगेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो DZ2 है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अलोंग जेड एक्सिस या नियर जेड एक्सिस जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर रिपल्शन कम होगा, तो उनकी एनर्जी कम होगी। तो इसके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी कम, जबकि DX2, Y2 और DX2, Y2 पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब भी जेड एक्सिस का लिगेंड दूर जाता है तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लिगेंड नज़दीक आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम हो जाती है ना, इंटरलिगेंड रिपल्शन जिसे हम कहते हैं। तो इसका मतलब DZ2 की एनर्जी कम हो गई, लेकिन DX2, Y2 की एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ गई, ठीक। अब यहाँ पे भी, इसमें भी DXY जो है, DXY उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो X और Y के बीच में है, और जो Z एक्सिस के नज़दीक है, YZ और ZX, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड उनसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। इस स्प्लिटिंग को बोलूँगा मैं, इट इज़ टेट्रागोनल स्प्लिटिंग, टेट्रागोनल। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब टेट्रागोनल स्प्लिटिंग हो गई ये। अब देखते हैं हम स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर में क्या करते हैं हम, जेड एक्सिस के अलोंग जो भी लिगेंड है उसको हम निकाल देते हैं जेड एक्सिस पे। तो इसका मतलब जेड एक्सिस पे रिपल्शन रहता ही नहीं, तो इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी जेड एक्सिस के नज़दीक कोई लिगेंड नहीं, तो जेड वाले जो ऑर्बिटल्स है जैसे DYZ और DZX, उनकी एनर्जी और कम हो जाएगी, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नज़दीक जो लिगेंड्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी बढ़ेगी, यहाँ पे भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फर्दर डिक्रीज हो गया, यहाँ से इधर इतना डिक्रीज हो गया, और इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ बढ़ गई, ठीक। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब ये जो स्प्लिटिंग है, ये फर्दर जो चेंज आ गई, इसको मैं बोलूँगा ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाती है फिर, ठीक है। और इतना याद रखना, ये DZ2 की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ये DXY से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। और DXY की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि अब 4 लिगेंड रहे वो अलोंग दी एक्सिस ही आएंगे, जैसे ये वाले 4, ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस आएंगे। तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग रोकने वाला कोई लिगेंड नहीं, ये ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, उससे ज़्यादा रिपल्शन से
एक्स और वाई वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी हर जगह बढ़ जाएगी। तो इस तरह स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ये जो एनर्जी गैप बन जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, इसको हम कहते हैं डेल्टा एस पी, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यह हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक खास पॉइंट ये है कि डेल्टा एस पी जो है ये ज़्यादा रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे रहेगा डेल्टा टेट्रागोनल, तीसरे पे रहेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और चौथे पे रहेगा डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल में फ़र्क है। टेट्रागोनल 6 लीगेंड से बनता है, जब 6 लीगेंड मेटल के साथ में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और टेट्राहेड्रल बनता है 4 लीगेंड से। टेट्रागोनल की जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होती है, जबकि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। हमेशा के लिए याद रखना। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ ये डायग्राम आपको। यहाँ पे देखो, इसमें स्प्लिटिंग इतनी हुई, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इतनी है। ठीक है, टेट्रागोनल की स्प्लिटिंग देखो बढ़ गई और बढ़ गई, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग और बढ़ गई। तो याद रखना, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद में टेट्रागोनल, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल और लास्ट में रहता है टेट्राहेड्रल। ये हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, अब और एक पॉइंट जो लास्ट पॉइंट में बोलने वाला हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आप अलोंग जेड एक्सिस लिगेंड्स को दूर करते हो तो इसे बोलते हैं हम जेड एलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जेड एलोंगेशन, टेट्रागोनल एलोंगेशन बोलते हैं इसको। जबकि अगर हम जेड एक्सिस के ऊपर जो लिगेंड है उनको नज़दीक लाएंगे, यानी अंदर की तरफ लाएंगे, कंप्रेस करेंगे, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन, इसको कहते हैं एलोंगेशन। ये है कंप्रेशन, या हम इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैटनिंग। ये बात हमेशा याद रखना, और इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा इसके ऊपर जॉन टेलर थ्योरम या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ बताऊंगा, जॉन टेलर थ्योरम और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसके बाद में उनमें टाइप्स जो ना वो अलग इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वेट करो आप।